जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल डाटा की बात होगी, डिजिटल डाटा की बात होगी। हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं किससे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक्स, विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल, समथिंग लाइक दैट। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल होंगे। और समराइज, इंटरप्रेट एंड मेक द इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन रिसर्च स्टडी। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस इज कॉमनली यूज इन वेरियस फील्ड्स। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की वो बात कर रहा है कि ये वेरियस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, एजुकेशन फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में और सोशल साइंसेज में, टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप हाँ। पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स विद इन द डाटा। अच्छा जी, जब भी हम हाँ जी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे, इसमें मोस्टली जो है ट्रू सैंपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल होगा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल होगा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम जो डाटा लेंगे वो होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। मतलब इसमें जो सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल होगी। ठीक है कि हर ठीक है। मेंबर के जो सिलेक्शन के चांस हैं पॉपुलेशन में वो 1/2 होंगे। तो हम्म। लार्ज सैंपल साइज होगा, जनरलाइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिगोरस ज़्यादा होगी इसमें, और रिफाइनमेंट और उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी होगी। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव हम्म। एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें डाटा इंटरव्यू की शक्ल में होगा, उसमें डाटा हमारे पास डिस्कोर्स की शक्ल में होगा, उसमें गुफ्तगू की शक्ल में, उसमें स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, और उसमें हमारे पास चेकलिस्ट वगैरह की शक्ल में डाटा हो सकता है। उसमें हमारे पास इंटरव्यू स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल फॉर्म में डाटा हो सकता है, और क्या केस स्टडी की फॉर्म में, एथनोग्राफी की फॉर्म में। तो उसमें हम थीम, पैटर्न्स और नैरेटिव एनालिसिस, कन्वर्सेशन एनालिसिस, ये सब चीज़ें करते हैं। उसमें इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं एक एक स्पेसिफिक टॉपिक की, सब्जेक्ट की। लेकिन उसमें जो डाटा एनालिसिस हम करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो एनालिसिस होता है डाटा का, उसकी जनरलाइजेबिलिटी हम्म। इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी जनरलाइजेबिलिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होती है। ये बात याद रखना। सही। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जनरलाइजेबिलिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है, रिफाइनमेंट ज्यादा हो सकती है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है 2+2 = 4, देयर इज नो सब्जेक्टिविटी। you need to control confounding variable and extraneous variable. If you are हम्म। capable enough to control confounding and extraneous variable, you are able to conduct this analysis very easily. ये दो चीजें, हम्म। कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जो जिनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यू कैन कंट्रोल विद योर सही। एफर्ट। जैसे टेम्परेचर है, ठीक। जैसे स्टूडेंट का बोर होना है, स्टूडेंट को आप रिलैक्स कर सकते हैं, टेम्परेचर को अच्छा बना सकते हैं, उनकी हेल्थ का इशू है, ये सारी चीज़ों को अगर आप एड्रेस कर लें तो बड़ी हद तक हम इसमें, तो ये फील्ड हैं जिसमें वो बता रहा है। अगर जी क्वांटिटेटिव हम्म। एनालिसिस, data analysis, the process of examining numerical data to drive meaningful insight and draw conclusion. न्यूमेरिकल हम्म। डाटा से हमने इंसाइट, मीनिंगफुल इंसाइट हासिल करनी है और फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्रा करना है। इट इन्वॉल्व यूजिंग स्टेटिस्टिकल मेथड टू समराइज। हम्म। स्टेटिस्टिकल मेथड के जरिए हमने क्या करना है? समराइज डाटा, इंटरप्रेट डाटा एंड मेक इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन, जो रिजल्ट निकालने फ्रॉम डाटा कलेक्टेड इन हम्म। अ रिसर्च स्टडी। Researcher need to हम्म। prepare data by organizing and cleaning it to ensure accuracy and consistency. उसके बाद कहता है हम्म। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इसमें इस्तेमाल होती है, सच एज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। हम इसमें मीन अच्छा। निकालते हैं, हम मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम्म। एक होता है हमारे पास स्टूडेंट टी टेस्ट, एक हमारे पास होता है जी टेस्ट। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक हमारे हम्म। पास होता है टी टेस्ट। हम्म। जैसे इस्तेमाल होता है कि अगर आपका जो एन है, जो सैंपल साइज है, वो अगर आपने <30 लिया है, तो आप स्टूडेंट हम्म। टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ये फार्मूला।
लेकिन बात का ये होता है कि अच्छा। आपका डाटा 100 200 या एन आपका जो है, जो नंबर है या पॉपुलेशन जो आपने सैंपल साइज लिया है वो बहुत बड़ा है, तो आप फिर उसमें अप्लाई करते हो जी टेस्ट। जी टेस्ट जो अच्छा। होता है वो एन ग्रेटर देन 30 तक होता है। ठीक है। ठीक है। ये दो चीजें हैं जो स्टेप क्वांटिटेटिव एनालिसिस सही है। में इस्तेमाल होती हैं। शायद आपको पहले पता ठीक है। नहीं था। तो नहीं, मुझे नहीं पता था। ये चीजें जो है ना। अच्छा जी। आगे वो कहता है जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होती है, डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक सच एज ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर इम्प्लॉयड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा। हम हमारे पास ना एसपीएसएस में भी चार्ट्स बन जाते हैं। एक्सेल का एक एक्सेल के हम्म। फार्मूलाज होते हैं, एक्सेल का एक पैकेज है, उसके अंदर भी हम ये बना लेते हैं। हम दोनों में हम्म। दोनों को सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एसपीएसएस नहीं है तो आप एक्सेल में भी ये इसके चार्ट्स वगैरह की उसको प्लॉट कर सकते हैं डाटा को। आप साथ से पढ़ती जाए, मैं आगे इसको डिफाइन करता जाऊंगा। पढ़ें। अच्छा। Differential statistic help researcher make generalization and draw conclusion about a larger population based on data collected from a sample. Correlation analysis examines the relationship between two or more variables, while regression analysis explores predictive relationship. ये regression ये क्या मैं होता है बताता हूँ, analysis? मैं बताता हूँ। ये कोरिलेशनल एनालिसिस जो होता है ना, ये दोनों चीजों के दरमियान, दो के दरमियान एक चीज जो है वो उसके साथ अगर कोरिलेट कर रही है, मगर एक में थोड़ी सी हम्म। चेंज आए तो वो दूसरे को क्या करे, वो उतना ही अफेक्ट कर दे, तो ये होती है कोरिलेशन। हम्म। जैसे हम्म। प्राइस आप देखें कि वेरिएबल वाला बात है ये। मैं बताता हूँ। ये वेरिएबल की तरह होता है, ये देखें, अगर आपके पास सप्लाई ज्यादा, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है ना, तो उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे हम्म। लोगों ने ये जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने गंदम खरीदी, और गंदम जो है ना वो हम्म। मतलब उतनी कम शो की कि गंदम है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, बाकी कम गंदम पहले भी पड़ी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर ली, इतनी ऊपर बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है। अब हम्म। जब हमारे अपने जो फार्मर हैं उन्होंने जब गंदम प्रोड्यूस की है, तो पहले ही उन्होंने बाहर से भी इंपोर्ट की थी, और फिर उनके पास भी स्टोरेज पड़ी हुई थी। अब जब वो इतनी हम्म। स्टोरेज उनके पास पहले पड़ी हुई थी, तो जो किसानों ने गंदम इतनी मेहनत करके इतनी महंगी वो खाद डाली है, यूरिया, और वो बड़ी कॉस्टली होती है, उसके बाद जो गंदम हमारे किसानों ने इंपोर्ट की है, वो उसका रेट हम्म। नहीं आ रहा। पहले तो रेट बहुत ज्यादा था ये हम्म। का। अब उन्होंने रेट बहुत कम रख दिया, जबकि उस पर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आए। वो कहते हैं जी हम गंदम नहीं हम्म। खरीदेंगे। हुकूमत वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले बहुत ज्यादा स्टोर पड़ी है, एक तो स्टोर बहुत पड़ी है, एक हमने बाहर से भी इंपोर्ट कर ली थी। तो अब ये इशू आ रहा है, आपने हम्म। पता होगा किसानों का। तो हम्म। ये चीजें क्यों हैं? सप्लाई, जब भी किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड हम्म। कम हो जाती है। दोनों के दरमियान एक रिलेशन होता है, कोरिलेशन के। इधर से अगर मैं थोड़ी सी सप्लाई ज्यादा करता हूँ तो उधर चेंज आ रही है। हम्म। तो दिस इज हम्म। द कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई हम्म। एंड उसकी डिमांड, उसकी प्राइस। उस प्राइस में कोरिलेट क्या कर रहा है, उसकी सप्लाई को जब से मैं बढ़ा दूंगा, उधर से साथ ही उसकी डिमांड भी नीचे आ जाएगी, और उसकी प्राइस भी नीचे। हम्म। अगर मैं उसकी सप्लाई हम्म। कम कर दूंगा, रोक दूंगा, कर उसे रेयर बना हम्म। दूं, तो उधर उसकी हम्म। जो प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी। इनके दरमियान जो सही रिलेशन है। है वो कोरिलेट कर रहा है। ठीक है। हैव यू गॉट द पॉइंट? हाँ। और अभी जो किसानों को हुकूमत तंग कर रही है ना, वो इस वजह से कर रही है कि किसान तंग हो, और ताकि नेक्स्ट टाइम काश्त ना करें और अपनी जो जगह है ना वो सेल आउट कर दें, और वहां पे फिर हाउसिंग सोसाइटीज बन जाएं। ये ड्रामा हो रहा है इस दफा। यस। और ये हाँ जी। ड्रामे और चलते रहे। बहाना ये कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी गंदम है, ये वो है, कुछ भी नहीं है गंदम। ये जानबूझ के किसानों को तंग कर रहे हैं। अच्छा भाई, रेग्रेशनल एनालिसिस एक्सप्लोर प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप। जब रेग्रेशनल एनालिसिस होता है ना, वो प्रिडिक्ट करता है, हम जैसे हम होता है ना कि हम चीज़ों को देखते हैं कि अगर मेरे कंट्री के हम्म। अंदर ये हालात चल रहे हैं, तो इसमें हम्म। साल के बाद या 2 साल के बाद क्या हो सकता है, इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव
रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के दरमियान जो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना कि इसमें इतना रिलेशन पाया जा सकता है, इसमें इतना कनेक्शन पाया जा सकता है, दो वेरिएबल्स को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम उसके में प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप हम चेक करना चाहते हैं, उसके लिए रिग्रेशनल एनालिसिस लगता है। मिसाल के तौर पर कि एनएलपी टेक्निक इस्तेमाल करने से कितना परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो इन दोनों के हम्म। दरमियान जब मैं लगाऊंगा, इसको कहते हैं रिग्रेशनल एनालिसिस। अच्छा। रिग्रेशनल एनालिसिस हमेशा प्रिडिक्ट करता है कि कितनी हद तक, मतलब ये फार्मूला रिग्रेशनल हम्म। एनालिसिस का लगाने से क्या रिजल्ट आते हैं। कि मैंने जब रिग्रेशनल हम्म। एनालिसिस बताया तो उसने मुझे प्रिडिक्ट करके बता दिया, हाँ भाई इतनी इंप्रूवमेंट आती है, यहाँ यहाँ तक है इसका, वो हम पहले ही सेट कर लेते हैं ना अल्फा उसका 0.04, तो वो हम फिर देख हम्म। लेते हैं कि ये कितना उसके करीब आया है। ठीक है, आगे देखें। कोरिलेशन हो गया। रिसर्चर इंटरप्रेट द ठीक है। रिजल्ट ऑफ द डाटा एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ डाटा एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर रिसर्च क्वेश्चंस एंड, अच्छा रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, इसकी बेस पे हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कौन सा रिसर्च डिजाइन लगाएंगे। इसकी बेस पे हमें ये भी पता चल जाता है कि हम अक्सर रिसर्चर जो होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो उनके रिसर्च क्वेश्चन होते हैं ना, हमने उसको हमेशा अपनी स्टडी में साथ साथ रखना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को साथ साथ रखना होता है, अपनी हाइपोथेसिस को साथ साथ रखना होता है। रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुन लें। रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारी इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करते हैं कि मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन उनके साथ अलाइन करनी और रिलेट करनी होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको इंटरप्रेट करना होता है। Reporting the finding is the essential step where researchers communicate their results through research reports, journal article or presentation. हमने हमारे ना कोर्स में ये भी है कि रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग है ना, रिपोर्ट द रिजल्ट, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो वो हमारे कोर्स में है, मैं आपको बताता भी हूँ, इसको हम दोबारा फिर देखते हैं। अच्छा, वो कहता है कि हमारे कोर्स में है, उसने बताया कि रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट, जब हम हम्म। अपना पूरा एक आर्टिकल लिख लेते हैं, थीसिस लिख लेते हैं, तो फिर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नल में करते हैं। ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं जर्नल में जाके, जैसे आप प्रेजेंटेशन लेकर गए थे, आप उसमें उसका हम्म। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हो, आप उसका एक अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, फिर उसको आप लेके जाते हो वहाँ पे, आप डिफाइन करते सही। हो, अपनी अपने सर्च क्वेश्चन रखते हो सामने। ठीक है, अपनी सर्च मेथडोलॉजी, डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें आप उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं और अपनी फाइंडिंग बताते हम्म। हैं, और फाइंडिंग से क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी क्या न्यूएंसेस, उसके अंदर न्यूएंसेस क्या क्या हैं, तो वो इम्प्लीकेशन ठीक है। न्यूएंसेस सारे आप वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो। तो ये होती है उसकी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग इज एन अच्छा। एसेंशियल स्टेप वेयर रिसर्चर कम्युनिकेट देयर रिजल्ट थ्रू रिसर्च रिपोर्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट बना के ले जाता है, जर्नल अच्छा। आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन बना के वहाँ पे प्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ठीक है। आगे जी, इंट्रोडक्शन। Definition of quantitative हम्म। analysis: analyzing the numerical data to draw conclusion and make inferences. इसको आप पढ़ें दोबारा, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। यही एनालाइजिंग 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 न्यूमेरिकल डेटा टू ड्रा टू कंक्लूजन, ड्रॉ कंक्लूजन। ये है हाँ क्वांटिटेटिव एंड डाटा मेक एनालिसिस। इन्फरेंस। ठीक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस की एक लाइन में तारीफ मैंने की है, एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा टू ड्रा कंक्लूजन एंड मेक इन्फ्रेंसेस। जब कंक्लूजन निकल आते हैं तो हम्म। उसकी बेस पे हम क्या उसके इन्फ्रेंसेस निकाल लेते हैं कि भाई ये इसका ओवरऑल रिजल्ट आया है। हम्म। इम्पोर्टेंस डाटा ड्राइव डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद जी हम्म। स्केल्स ऑफ डाटा। नॉमिनल स्केल, कैटेगराइजिंग डाटा विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर कलर। ऑर्डिनल स्केल्स, कैटेगराइजिंग डाटा विद अ नेचुरल ऑर्डर रैंकिंग। मतलब अगर हम कोई नेचुरल ऑर्डरिंग 1 2 3 में उसे ना करें, वैसे ही कर लें उसकी स्केलिंग, नॉमिनल स्केल, वो नॉमिनल स्केल कहलाता है। अगर हम उसको ऑर्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 में, जैसे नेचुरल ऑर्डर होता है ना, कैटेगराइजिंग डाटा विद अ नेचुरल हम्म। ऑर्डर रैंकिंग में डाल दें उसको,
तो उसे कहते हैं ऑर्डिनल स्केल्स। हाँ हाँ। इंटरवल स्केल का मतलब होता है न्यूमेरिक स्केल विदाउट अ ट्रू जीरो पॉइंट, टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये मतलब। टेम्परेचर वगैरह फाइंड करने के लिए इंटरवल स्केल होता है। और रेशियो स्केल का मतलब होता है ठीक है। न्यूमेरिक स्केल विद अ ट्रू जीरो पॉइंट हाइट वेट। यानी जो हाइट वेट वाला होता है ना, वो कहता है जी 0 पॉइंट के हम्म साथ होता है, 0 से लेके 5 तक है हाइट, ठीक है, 7 तक उसकी हाइट है। तो ये उसके बाद आता है हम्म पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक डाटा। ये क्वेश्चन ये हमारे कोर्स में भी था। हम्म पैरामेट्रिक डाटा वो होता है डाटा दैट फॉलो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। हम्म अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ये होता है कि जिसको हम प्लॉट कर सके इस तरह, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम्म ये इस तरह जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, ठीक है, इसकी हम निकालते हैं इस तरह, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट डाटा को इस तरह कर सकते हैं, उसकी शक्ल इस तरह की बनती है हम्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट। अगर डाटा को हम इस तरह, उसका जो फ्लो है वो इस तरह हो ना, शो इस ऑर्डर में, उसे कहते हैं कि वो कौन सा हम्म पैरामेट्रिक डाटा है। डाटा दैट फॉलो अ स्पेसिफिक हम्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसे उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। ये फ्लो, अगर डाटा हम्म का फ्लो इस तरह ऊपर जाए फिर इस तरह आए और ये उसकी पोजीशन हो, तो इट इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, उसके बाद हम्म नॉन पैरामेट्रिक डाटा के, डाटा विद नो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डिनल डाटा पीछे हमने पढ़ा। ऑर्डिनल डाटा का क्या मैंने बताया था पीछे, जो ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर में होते हैं, वेरी गुड। सो पैरामेट्रिक डाटा कैन बी एनालाइज यूजिंग द पैरामेट्रिक टेस्ट सच एज टी टेस्ट। आप सुन लें, पैरामेट्रिक टेस्ट जो डाटा होगा वो किस उस पे टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा। इसका मतलब है कि वो लेस देन डाटा जो है, हम्म। वो नंबर उसका जो उसका सैंपल साइज है वो 30 देगा। लेस देन 30 होगा। मतलब छोटे डाटा के ठीक लिए हम ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, और बड़े डाटा के लिए हम जी टेस्ट या उस नॉन पैरामेट्रिक डाटा उसके लिए लेते हैं। तो वो कहता है जी पैरामेट्रिक डाटा कैन बी एनालाइज यूजिंग द पैरामेट्रिक टेस्ट सच एज टी टेस्ट और अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, हम्म इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। So, which assume that the data follows a specific distribution. Non-parametric data, on the other hand, requires non-parametric tests such as Wilcoxon's rank sums test or the Kruskals Wallis test, which do not make any assumptions about the distributions of the data. इसका मतलब है कि अगर बड़ा डाटा हो, बड़ा सैंपल साइज हो, उसके लिए नॉन पैरामेट्रिक होगा, छोटा जो है उसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट नॉन। ई टेस्ट होगा, और हाँ, पैरामेट्रिक होगा। पैरामेट्रिक और नॉन नोवा। पैरामेट्रिक बड़े के लिए और नोवा लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये ठीक है। बड़ी काम की चीजें हैं, एनालिसिस हमने आगे करने हैं। हम्म आगे आगे जी, पैरामेट्रिक डाटा रेफर टू डाटा दैट फॉलो अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन सच एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसके डाटा का फ्लो ऐसे ऐसे बनेगा। दिस मीन्स दैट द डाटा कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग अ सेट ऑफ मीटर सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें हम निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड। नॉन पैरामेट्रिक डाटा ऑन द अदर हैंड डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस टाइप ऑफ डाटा इज ऑफन रिफर टू एज ऑर्डिनल डाटा। सो इसमें क्या होगा, 1 2 3 इस तरह चलेगा उसमें, और उसमें क्या होगा, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ऊपर जाएगा फिर उसका फ्लो ऐसे, इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। So this type of data is हम्म often referred to as ordinal data, which means that the data can be ranked but not measured. इसको रैंक किया जा सकता है, इसको मैयर नहीं किया जा सकता। रैंक का आपको मैंने बताया ना कि हम्म 0 से लेके शुरू होगा उसका, फिर वो कहाँ तक, 7 तक 8 तक, उसकी हम रैंकिंग कर सकते हैं प्रॉपर प्रॉपर एक तरह से। This type of data is often ठीक। referred to as ordinal data, which mean that the data can be ranked but not measured in a हम्म meaningful way. आगे आ जाए, डिस्क्रिप्टिव ठीक। एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है ना, वो एक जैसी होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक समराइज एंड डिस्क्राइबिंग डाटा मीन मीडियन मोड।
अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन जो है आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो डिस्क्राइब तो क्वालिटेटिव में आएगा, लेकिन ये बताएगा किसकी? लिखेंगे हम वैसे क्वालिटेटिव फॉर्म में डाटा के, ऐसे वर्ड्स की शक्ल में समराइज करेंगे ना, वर्ड में होगा, लेकिन वो होगा किसका? हम्म मीन का, मीडियन का, मोड का, है तो क्वांटिटेटिव ही ना। तो हम उसको क्या करते हैं फिर? हम्म समराइज करते हैं कि इतना मीडियन निकला, इतना मोड निकला, इतना इसका मीडियन हमने निकाला। तो दैट इज डिस्क्राइबिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। हम्म Inferential statistic making inferences and generalizations about the populations based on the sample hypothesis testing. Descriptive हम्म statistic is a branch, पढ़ें जरा। मेकिंग इन्फ्रेंसेस। कौन हम्म। सा अगला पेज निकाल दिया? मैं लिखने में लगी अगला। हुई थी, ठहरो एक अच्छा, आप सेकंड। ना बाद में लिख लेना। मीन। अच्छा। Descriptive statistic is a branch of statistics dealing with summarizing and describing data. It uses measures such as mean, mode, median, range, and standard deviation to provide a clear understanding of the data. Mean is the average value of a set of data calculated by adding up all values and dividing by the number of values. Median is the middle value of set of data, while mode is the most frequently occurring value. Range is the difference between the highest and the lowest values in the data. हम्म। Standard deviation means how spread out the data is from the mean. Descriptive statistics also help identify pattern, trends, and relationship in the data. Inferential statistic is used to make inferences. इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। Statistical method to draw conclusion about a population from a same sample of data. Hypothesis testing is a common inferential statistical method. It हम्म। involves formulating a null hypothesis and alternative hypothesis, collecting data, and using statistical tests to determine whether the null hypothesis can be rejected. हम्म। Inferential statistics can be useful in making prediction and decision based on sample data. अच्छा, जो हम नल एच नॉट लिखते हैं, एक एक लिखते हैं H1। हम्म ठीक है जी। एच नॉट हम्म हम कहते हैं कि जो NLP टेक्निक्स है ना, वो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं करती स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट की जब हम अप्लाई करते हैं। तो हम्म एनएलपी टेक्निक इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द BS इंग्लिश या मैट्रिक स्टूडेंट। दो मैंने, एक मैंने हाइपोथेसिस ये बनाई है कि करती है, इम्प्रूव नहीं करती, एक कहता हूं मैं कि करती है। अगर तो करती है, रिजल्ट जो है वो मेरा, जो मैंने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो लेके, तो अगर तो मेरा रिजल्ट जो है टेक्निक्स के बाद इंप्रूवमेंट आ रही है पोस्ट टेस्ट में, कंट्रोल हम्म एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो मैं ये हम्म लिखूंगा कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा कि NLP टेक्निक करती है इंप्रूव, और एक्सेप्ट करूंगा H1 को, H0 को रिजेक्ट करूंगा। ये बात दोबारा बताओ, एच नॉट वाली। H0 का मैं लिखूंगा कि NLP टेक्निक्स कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं करती, एक नल हाइपोथेसिस बना। अच्छा। और आगे मैं लिखूंगा H1 में कि NLP टेक्निक्स लगा के इंप्रूव करती है। अब मैंने दो अच्छा। हाइपोथेसिस सामने रख दी हैं, और उसके हम्म बाद मैंने प्री टेस्ट लिया, फिर पोस्ट टेस्ट, पहले प्री टेस्ट लिया दोनों ग्रुप्स का, उसके बाद मैंने कुछ हम्म दिन महीनों टीच किया है, उसके बाद दूसरे ग्रुप को मैं, उसी ग्रुप को, एक ग्रुप मैंने कंट्रोल बनाया था, एक मैंने कंट्रोल ग्रुप को मैंने कंट्रोल रखा, उसको ट्रेडिशनली पढ़ाता रहा, दूसरे के ऊपर हम्म NLP टेक्निक्स अप्लाई की, और उसके बाद जो रिजल्ट हम्म आया उस वो सरपास कर गया कंट्रोल ग्रुप को, जो मैंने दोबारा हम्म टेस्ट लिया पोस्ट टेस्ट। तो मैं ये कहूंगा कि NLP टेक्निक्स अप्लाई करने से इंप्रूवमेंट आती है कम्युनिकेशन में, देयरफॉर आई रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अच्छा। समझ आई? हाँ 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 हाँ। तो इसको पहले ही नल हाइपोथेसिस बोल दिया था या बाद में ये प्रूव हुआ है? नहीं नहीं नहीं, एक एक होता है H1, एक होता है H0, हम्म एक होता है H1। ठीक है। जो H0 हम्म है वो नल हाइपोथेसिस है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। नॉट H0 का मतलब क्या है? H0 का मतलब होता है जीरो। हम्म ये H है ना, इसके साथ जो मैंने हम्म, जीरो लगाया, इसको नॉट ही कहते हैं, नॉट जीरो को कहते हैं। हाँ हाँ ये बिल्कुल। H1 है, स्टैटिस्टिक की हम्म जबान में इसको ही कहते हैं। आप परेशान हम्म। क्यों होती हैं? H0 को, H0 को ही नल कह रहे हैं कि इसमें ठीक है कुछ ठीक भी है। नहीं है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि नहीं करती इंप्रूव। हाँ एक मैंने ये हाइपोथेसिस बना ली, और एक हाइपोथेसिस मेरी ये है कि करती है।
तो मैं किसको सही है। रिजेक्ट, मेरा अब रिसर्चर चूंकि जो एनएलपी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है तो उसका भी यही होता है कि यार रिजल्ट अच्छा है, जब रिजल्ट आएगा, अगर नहीं आता तो वो, इसका मकसद ये नहीं है कि वो एक रिसर्चर का काम होता है कि डिस्क्राइब डाटा, टू हम्म। डिस्क्राइब डाटा। एक लिंग्विस्ट का मतलब हम्म। डिस्क्राइब, नॉट प्रिस्क्राइब। जैसा रिजल्ट, अगर हम्म। रिजल्ट ठीक नहीं आता कि एनएलपी टेक्निक नहीं इंप्रूव करती, तो वो कहेगा आई हैव टेस्टेड and I have found result that it does NLP technique do not improve the speaking skill of communication, BS English. हम्म। So I accept H naught and reject H1. ठीक है। बात समझ आ गई? ठीक ये है। साइंटिस्ट की हाँ हाँ। है, हम एक रिसर्चर हैं, डिस्क्राइब करना हमारा, अगर जैसा रिजल्ट आया हम वैसा ही हम बता देंगे। भाई हमारे वो कोई चाचे के पुत्र नहीं लगते कि हम उनको ही हम्म। इम्प्रूव करेंगे एनएलपी टेक्निक वालों को। हो सकता है ना भी रिजल्ट हाँ अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, यस। आगे बढ़ें। Statistical hypothesis testing uses different tests to determine if a hypothesis is true or false. One key distinction is between कहाँ one-tailed पढ़ रही and हो? two-tailed test. यही स्लाइड है ना? अच्छा अगली अच्छा। स्लाइड। अच्छा अगली है। हाँ अब पढ़ो। हाँ। Statistical hypothesis testing हम्म uses different tests to determine if a hypothesis is true or false. One हम्म key distinction is between one-tailed and two-tailed test. हम्म One-tailed test used when the researcher has a specific direction of effect in mind, हम्म suitable for scenario where the researcher is interested in an effect in one direction only. हम्म Example, testing if a new drug increases test scores. हम्म Two-tailed test used when the researcher is interested in any significant effect regardless of direction. डायरेक्शन। Suitable for scenario where the researcher wants to test for effects in both directions. हम्म Testing if a new drug affects test टेस्ट scores स्कोर। positively or negatively. हाँ मतलब उससे दो डिमेंशन निकले तो वो टू टेल्स होता है। मतलब जब वो कोई चीज टेस्ट कर रहा है ना, ड्रग्स कोई कर रहा है, तो वो कहता है जी उससे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए, अफेक्ट सेट्स तो टेस्ट टू स्कोर टेल हो को, जाएगा। पॉजिटिवली भी आ सके और नेगेटिव भी आ सके, दोनों में पॉसिबिलिटी। एक में होता है कि एक ही आए तो उसे टू वन टेल कहते हैं, उसको टू टेल कहते हैं। आगे। हम्म। अच्छा। द चॉइस बिटवीन वन अब टेल्ड एंड देखें टू टेल टेल्ड क्या टेस्ट। होता है, अब मैं बताता हूँ टेल क्या होता है। हाँ हाँ टेल हाँ। का मतलब ये होता है कि जो तो हम वो करते हैं ना, वो थ्रो करते हैं टेल हम्म। टेस्ट, वन बाय वन, जब भी हम कोई, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जब भी हम्म। हम वो सिक्के को फेंकते हैं ना, तो उसमें हेड भी आ जाता है, टेल भी आ जाता है, आ जाता है। बिल्कुल। तो उसमें हाँ चांसेस हाँ। यही होती हैं कि या टेल आ जाए या हेड आ जाए। तो वो कहता है टू टेल में ये है कि उसमें ऑप्शन होती है कि नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। ठीक है, उसको टू टेल टेस्ट कहते हम्म। हैं। आगे। अच्छा। हम्म The choice between one-tailed and two-tailed test depends on the research question and the direction of हम्म effect of interest. One-tailed tests are generally more powerful but carry a high risk of type error. हाँ हम्म, देखो, हर चीज तो या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, ये तो हाँ पॉसिबल ही नहीं है ना। वही कभी है। सही भी होती है, कभी गलत भी होती है। और तो उसने टू टू टेल्ड ज्यादा टू टेल चांसेस होते वाले हैं। को ज्यादा एडमायर किया, जिसमें 1/50 चांस होते हैं। हाँ ना। हम्म Two-tailed tests are more conservative considering any significant effect but are less powerful as they account for effects in both direction. ठीक है। आगे। नेक्स्ट। वेरिएबल। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल्स। हम्म अच्छा, इसको स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं, ये जो टेस्ट है। हाँ जैसे हाइपोथेसिस हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है। हम्म फिर टू डायरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है वेरिएबल्स इन रिसर्च मेजर्स एंड ऑब्जर्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फिनोमेना or हम्म situation, dependent variable. The हम्म। outcome being measured or observed in a study. It is affected by the independent variable. अच्छा अब Test मैं आपको scores in a बताता हूँ, study. मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं। एक हाँ, होता है ये वाला हमारे पहले का क्लियर है। हमारे पास होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हम्म। को हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर छेड़छाड़ ठीक है। करते हैं उसके साथ। ठीक है।
हम्म तो जब हम इंडिपेंडेंट में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं तो वो स्ट्रिक्ट मैनिपुलेट करता है, अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हम्म ताबे है ना इंडिपेंडेंट के, वो तो है ही डिपेंडेंट। तो अगर हम्म मैं इधर से कुछ स्टूडेंट्स है ना हमारे पास, उसके ऊपर मैं एनएलपी टेक्निक कंट्रोल ग्रुप है जैसे ही, तो हमारे हम्म पास दो स्टूडेंट हैं, तो हम स्टूडेंट की जो एनएलपी टेक्निक्स है वो इंडिपेंडेंट है, और जो उनकी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम्म परफॉर्मेंस बदल जाती है अगर मैं एनएलपी टेक्निक या इससे कोई छेड़छाड़ कर दूं स्टूडेंट के साथ, उसकी परफॉर्मेंस बदल जाती है। तो स्टूडेंट की हम्म परफॉर्मेंस जो टेस्ट स्कोर के अंदर आ रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एनएलपी टेक्निक्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑडियो लिंगुअल है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, कम्युनिकेटिव जो मॉडल्स हैं, जो भी मैं टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम्म ठीक है। ठीक है, सही है। वो इसको क्या कह छोड़ो, रहा है? आगे चलो। टेस्ट स्कोर इज अ स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचिंग मेथड क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्कोर क्या है उनका? हम्म टेस्ट स्कोर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट हो जाएगा। चलो जी हम्म आगे पढ़ें। अच्छा, रिलायबिलिटी, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ जी। Reliability in research refers to the consistency and stability मैं of आपको बताता measurement. हूँ, डिग्री हाँ, इसको बता दो। कंसिस्टेंसी, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इज नोन एज रिलायबिलिटी। हम्म। Reliability mean when number of people taking test and the results are quite near to each other, it mean your test is reliable. अगर नंबर ऑफ पीपल हम्म उसी टेस्ट को अपीयर हूं उसमें, और बार बार टेस्ट देने से रिजल्ट जो आगे पीछे ही आए, 95 आ जाए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, 97 आ जाए, 98 आ जाए, बार बार आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है उसका, तो आप कह सकती हैं कि ये जो टेस्ट है मेरा ये रिलायबल है। एक दफा 10 हम्म आ जाए, दूसरी दफा 100 आ जाए, तो रिलायबिलिटी तो ना रही। तो हम्म डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी in your test or performance of the student, it is known as reliability. आगे पढ़ें। हम्म आगे, इसके आगे ये टाइप्स आ गए, टेस्ट, री टेस्ट, रिलायबिलिटी। ये हम्म। क्या होता है? रीटेस्ट, बार बार टेस्ट देना पड़ो इसको, वही है अच्छा कंसिस्ट। ठीक है। अच्छा पढ़े, ठीक है, इसको पढ़ो ना, फिर आगे पढ़ो, चलो। पढ़ती अच्छा, जाओ। refers to the consistency of scores obtained by administering the same test to the same group of सेम individuals ग्रुप on two different। टेस्ट हाँ। ऑन सेम ग्रुप, आगे क्या लिखा? ऑन टू डिफरेंट ओकेजन, मतलब एक हम्म सुबह ले लिया, एक शाम को ले लिया, हम्म और फिर आपने सुबह ले लिया, शाम ले लिया। इस तरह आप ओकेजन बदल दें, एक दफा 2 दिन, 10 दिन के बाद फिर ले लिया, तो लेकिन उसके बाद भी हम्म टेस्ट जो है इतना डिफरेंस ना आए कि वो रिलायबिलिटी खो दे, कंसिस्टेंसी फिर भी रहे। हम्म ये होता है